नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। डायरेक्ट या रेगुलर प्लान, निवेशकों के मन में आमतौर पर ये उलझन रहती है कि ये प्लान कौन से होते हैं, कैसे इनमें निवेश किया जाए, ये एक दूसरे से अलग कैसे हैं। तो आज डायरेक्ट और रेगुलर म्यूचुअल फंड प्लान्स पर ही हम चर्चा करने वाले हैं। क्या होते हैं ये, इनमें अंतर क्या है, कैसे आप चुन सकते हैं डायरेक्ट प्लान या रेगुलर प्लान, और आपके लिए डायरेक्ट या रेगुलर प्लान कौन सा सही, इस पर करेंगे खास चर्चा। हमारे साथ है मनी फ्रंट के सीईओ मोहित गांग। मोहित, बहुत स्वागत करते हैं आपका आज के इस खास पेशकश में। यूं तो बहुत ही बेसिक ये विषय है, लेकिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जब भी हम म्यूचुअल फंड खरीदने की समय के लिए पहला कदम रखते हैं तो हमारे सामने तरीके होते हैं कि हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें या फिर एक रेगुलर प्लान लें। इसलिए दर्शकों के लिए जो शायद इस अंतर को समझते नहीं है, या ऐसे दर्शक, ऐसे निवेशक जो कि म्यूचुअल फंड में अब निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए, उनकी समझ के लिए डायरेक्ट और रेगुलर प्लान, ये दोनों क्या है? जी स्वाति, गुड इवनिंग। आई थिंक आपने, जैसा कि आपने ओपनिंग में कहा, कि एक बहुत ही बेसिक सा ये उपाय है कि आप डायरेक्ट लें या फिर रेगुलर लें। और आजकल इतनी ज्यादा चर्चा बढ़ गई है इसके ऊपर में, इन ऑप्शंस के ऊपर में। तो अगर आसान भाषा में समझाऊं तो म्यूचुअल फंड के दो स्कीम्स के, सेम स्कीम के दो वेरिएंट होते हैं, एक रेगुलर प्लान और एक डायरेक्ट प्लान। ये डायरेक्ट की शुरुआत 2013 में सेबी ने की थी। तब सेबी को ऐसा लगा कि जो बहुत ही परिपक्व, यानी बहुत ही मैच्योर्ड इन्वेस्टर्स हैं, बहुत ही समझदार इन्वेस्टर्स हैं, जो खुद से अपना निर्णय ले सकते हैं, वो क्यों किसी इंटरमीडियरी के थ्रू निवेश करें, यानी किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू या किसी मिडिलमैन के थ्रू क्यों उन्हें फंड हाउस की तरफ जाना चाहिए। क्यों ना वो सीधा फंड हाउस के पास जाएं, वहीं से अपने फंड्स खरीदें, और इसके तहत उनका जो खर्चा हो स्कीम खरीदने का वो कम हो। तो सेबी ने डायरेक्ट प्लान का उस टाइम फॉर्मूला शुरू किया। डायरेक्ट प्लान में होता क्या है, सेम स्कीम, सेम फंड मैनेजर, सेम पोर्टफोलियो, सेम अंडरलाइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो कुछ भी अलग नहीं होता। अलग होता है तो सिर्फ एक चीज, एक्सपेंस रेशियो। तो जो डायरेक्ट प्लान होगा आपकी स्कीम का, उसका एक्सपेंस रेशियो रेगुलर प्लान से काफी कम होता है। और वो कम इसलिए होता है क्योंकि डायरेक्ट प्लान में जो इंटरमीडियरी होता है, या फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, या जो मिडिलमैन होता है, वो शामिल नहीं होता। और क्योंकि वो शामिल नहीं होता, उनको किसी तरह के कमीशन देने की जरूरत नहीं होती। तो जो आपका कमीशन का अमाउंट होता है म्यूचुअल फंड के ब्रोकर का या डिस्ट्रीब्यूटर का, वो कमीशन का अमाउंट कम हो जाता है, और इसलिए डायरेक्ट प्लान सस्ता होता है, उसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है। और बस यही एक फर्क है डायरेक्ट और रेगुलर के बीच में। ओके, तो लागत, एक्सपेंस रेशो, कितना खर्च हो रहा है, जो फंड है वो कितना खर्च कर रहा है अलग अलग चार्जेस पर, और इवेंचुअली जो एक्सपेंस रेशो है आपकी जेब से ही निकलेगा। तो ये एक सिंपल डिफरेंस और बेसिक डिफरेंस है डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में। डायरेक्ट आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि डायरेक्ट आप एएमसी से खरीदते हैं, फंड हाउसेस की पेशकश करते हैं, और जो रेगुलर प्लान है वो आप एनबीएफसीज, बैंक या फिर बाकी इंस्टीट्यूशन से खरीद सकते हैं। अब इसके थोड़े से और डिटेल्स में आते हैं, हम एक एक करके इसकी और परतें खोलेंगे और थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे अपने दर्शकों के लिए। मैं अगर आपसे एक उदाहरण के जरिए समझूं कि कितना डिफरेंस एक डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में किसी के लिए हो सकता है। आपने क्योंकि एक्सपेंस रेशो की बात की, और यही एक मेन इसमें डिफरेंस है किसी भी डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में। तो एक डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो कितना होता है, एक रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशो इतना कितना होता है, और वो हमारी जो फाइनल वैल्यू है, जो हमारे हाथ में पैसा आता है, यहाँ जो हमारा रिटर्न है, सिंपल भाषा में कहें, उस पर कितना इम्पैक्ट डालता है। जी स्वाति, आई थिंक सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है एक्सपेंस रेशियो का। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि एक्सपेंस रेशियो का निर्धारण हर फंड हाउस अपने अपने हिसाब से करता है। इसमें कुछ सेबी की लिमिट्स होती है एयूएम के बेसिस पे, तो उसके हिसाब से आपका एक्सपेंस रेशियो सेट होता है किसी भी स्कीम का, राइट। और ये एक्सपेंस रेशियो के अंदर में क्या क्या शामिल होता है, आपकी मैनेजमेंट फीस, आपकी ऑपरेशनल फीस, डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन, फंड हाउस के दूसरे खर्चे, वो सब शामिल होकर एक एक्सपेंस रेशियो का हिस्सा बनता है। तो डायरेक्ट में
जब ये एक्सपेंस रेशियो जोड़ा जाता है तो उसमें सारे खर्चे शामिल किए जाएंगे, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन नहीं शामिल होगा, और रेगुलर में डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन भी शामिल होता है। तो अगर एक उदाहरण के तौर पर इसको समझना चाहें तो मैं सिर्फ उदाहरण के लिए एक स्कीम का नाम ले रहा हूं, यहाँ पर कोई राय या कोई दूसरा नहीं इस पे एक्सप्रेस करना चाह रहा हूं। तो मान लीजिए एक मिराई लार्ज कैप फंड, इसका एक उदाहरण लेते हैं। मिराई लार्ज कैप फंड जो है स्वाति, उसका अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखें तो डायरेक्ट प्लान में उसका एक्सपेंस रेशियो है 62 पैसे, 0.62%, और रेगुलर प्लान में उसका एक्सपेंस रेशियो है 1.57%। अब यहां पर समझने की बात यह है कि ये जो एक्सपेंस रेशियो होता है ये एनुअली चार्ज होता है। हर साल ये एक्सपेंस रेशियो एक स्कीम की एनएवी में से डिडक्ट होकर अमोर्टाइज हो जाता है। तो हर रोज ये जो 1.57% रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो है, ये डेली बेसिस पे डिडक्ट हो रहा है फंड की एनएवी में से, और पूरे साल पर एवरेज तरीके से 1.57% एक निवेशक पे करेगा। और ये सिर्फ पहले समय नहीं, जब वो निवेश कर रहे हैं, वो जितने सालों तक अपनी स्कीम को होल्ड करेंगे, उनकी स्कीम का जो मार्केट वैल्यू होगा उस पर ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज होता रहेगा। और ये एक्सपेंस रेशियो भी डायनेमिक होता है, ये हर बार एएमसी थोड़ा बहुत चेंज करती रहती है, कुछ फंड हाउस के स्कीम के ईएम पे भी कुछ बदलाव आते हैं इसके अंदर में। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये जो डिफरेंस है 95 पैसे का, 0.95% का, ये काफी बड़ा डिफरेंस है। और इसके चलते जो रिटर्न्स में डिफरेंस आया है वो अब आप देखिए। तो डायरेक्ट ने पिछले 5 सालों से, ये पिछले 5 साल का रिटर्न है, 13.09% रिटर्न दिया है, और रेगुलर ने वहीं पर जो रिटर्न दिया है वो 11.97% का रिटर्न है। तो करीब करीब आप देखें रिटर्न के अंदर में ऑलमोस्ट 1% से ऊपर का डिफरेंस है। वो डिफरेंस मेनली एक्सपेंस रेशियो के चलते आया है ये पिछले 5 सालों में। कहने का मतलब ये कि अगर किसी निवेशक ने आज से 5 साल पहले 1 लाख रुपया लगाया होता मिराई लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान में, तो वो 1 लाख रुपया आज बढ़कर हो चुका होता था 1.85 लाख, और रेगुलर में वो 1.76 लाख होता। तो यहां पर आपको कुछ 9,000 रुपए का डिफरेंस 1 लाख रुपए पर आ गया है 5 सालों में। तो एक जैसे जैसे आप समय बढ़ाते जाएंगे निवेश का, वैसे वैसे ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा, और ये हर साल जो खर्चा है ये आपको लगता रहेगा। इसलिए डायरेक्ट प्लान एक आपके पोर्टफोलियो में कॉस्ट काफी कम कर देता है, और जो रिटर्न्स होते हैं वो ज्यादा तेजी से कंपाउंड होते हैं आपके लिए डायरेक्ट प्लान्स में। ओके, सिंपल यही कि एक्सपेंस रेशो किसी भी रेगुलर प्लान का जो 40 to 60% लगभग एक्सपेंस रेशो की जो में भी जो पोर्शन होता है, जैसा मोहित बता रहे हैं, वो कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर्स को जाता है। आप जिनसे भी लेते हैं ये प्लान, रेगुलर प्लान, एनबीएफसीज हो गए, बैंक्स हो गए, बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हो गए, वो कमीशन वो लेते हैं, और इसका इवेंचुअली जो इस लागत का असर है वो आपके रिटर्न पर पड़ेगा। वो एक उदाहरण के जरिए मोहित ने बताया। और डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान के एक्सपेंस रेशो में कम से कम 0.25 से 1.25% या 1.5% तक का हम मान सकते हैं, जो अब एक एग्जाम्पल के जरिए भी हमने समझा है। अब अगला कौन सा ऐसा अंतर है जिसके जरिए डायरेक्ट और रेगुलर प्लान को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं? मोहित, ये आपसे जानना चाहते हैं। एक तो एक्सपेंस रेशो हो गया, मतलब कितनी लागत लग रही है उस पर्टिकुलर प्लान में निवेश करने की। कोई और डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जिसको समझना जरूरी है? जी, स्वाति, एक और चीज मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि ये जो एक्सपेंस रेशियो का डिफरेंस है वो इक्विटी, डेट, कैटेगरी ऑफ फंड टू फंड वेरी करता है। तो इक्विटी में हो सकता है कि डिफरेंस 75 पैसे से 1.25% के बीच में हो, डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर में। डेट में हो सकता है कि डिफरेंस 25 पैसे से लेकर 50-75 पैसे के बीच में हो, या 25 से 50 पैसे के बीच में हो, और लिक्विड फंड में और भी कम डिफरेंस होता है। तो जिस कैटेगरी का जितना एक्सपेंस होता है उसी के प्रोपोर्शन में डिफरेंस भी कम हो जाता है। तो ये एक थोड़ी जानने लायक चीज है। दूसरे जो फर्क आप देखेंगे, एक एनएवी का फर्क होता है स्वाति। डायरेक्ट प्लान का एनएवी जो होता है जब आप खरीदने जाएंगे तो वो रेगुलर से हमेशा ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या और ऐसा क्यों? क्योंकि सिंपल तरीके से डायरेक्ट ने आपको रिटर्न ज्यादा दिया है। जो स्कीम 10 रुपए पे शुरू होती है, डायरेक्ट प्लान तेजी से बढ़ता है क्योंकि उसका एक्सपेंस कम है, उसका रिटर्न ज्यादा है, तो उसका एनएवी ज्यादा तेजी से बढ़ता है। रेगुलर थोड़ा धीरे बढ़ता है तो उसका एनएवी डायरेक्ट से कम रह जाता है। और साल दर साल ये जो एनएवी का डिफरेंस है ये बढ़ता जाएगा। ये इन निवेशकों को ध्यान रखने की बहुत जरूरत है कि म्यूचुअल फंड खरीदते वक्त एनएवी का कोई महत्व नहीं होता, कि आपको किस रेट पर स्कीम मिल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेझिझक होकर आप डायरेक्ट प्लान ले सकते हैं, चाहे उसका एनएवी ज्यादा ही क्यों ना हो। डिपेंड करेगा कि फंड का परफॉर्मेंस और उसका रिटर्न कैसा है और कितना प्रतिशत वो आपको रिटर्न दे रहा है। तो डायरेक्ट में वो ज्यादा देगा तो आपका एनएवी
ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। तो एक ये हो गया डिफरेंस। और तीसरा डिफरेंस होता है स्वाति, ओवर अ वेरी लॉन्ग टर्म द रिटर्न्स कंपाउंड। जो कंपाउंडिंग इंपैक्ट आता है रिटर्न का वो बहुत बड़ा होता है। तो मैं फिर से एक उदाहरण लेता हूं वही स्कीम का, मिराई लार्ज कैप फंड का। मान लीजिए कि कोई निवेशक वहां पर 10,000 रुपए का मंथली एसआईपी करता है। अब 10,000 रुपए का एसआईपी अगले 15 साल तक अगर आप चलाएं इसी स्कीम पर, और मैं अज्यूम कर लूं कि जो रिटर्न पिछले आए हैं 5 सालों के वही रिटर्न आगे भी चलते रहेंगे, एक सिंपलिस्टिक अजम्पशन है, ये चेंज भी हो सकता है। तो यहां पर जो रेगुलर प्लान में निवेश करेगा निवेशक 15 साल तक 10,000 रुपए, उसका वैल्यू होगा करीब करीब 50,45,000 के आसपास। और जो डायरेक्ट में निवेश करेगा उसका वैल्यू हो जाएगा 56 लाख के आसपास। तो कुछ 5.5 लाख का डिफरेंस 15 साल में आपको पड़ जाएगा डायरेक्ट और रेगुलर के बीच में। और यहां पर मैं अजम्पशन ले रहा हूं कि आपके जो पिछले रिटर्न है 5 साल के, उसी प्रोपोर्शन में रिटर्न चलते रहेंगे और डायरेक्ट और रेगुलर का एक्सपेंस रेशियो का गैप सिमिलर रहेगा। ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, बट ये मान के चलिए कि जितनी लंबी आपकी अवधि होगी 15 साल 20 साल 25 साल निवेश की, उतना ही ज्यादा बड़ा ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा। इसका कंपाउंडिंग इंपैक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये चीजें कुछ जानने लायक है स्वाति। ओके, तो एक्सपेंस रेशो मतलब उस फंड की में लागत कितनी लग रही है। दूसरा एनएवी, मतलब जो म्यूचुअल फंड स्कीम की यूनिट की कीमत होती है, जैसा कि बताया मोहित ने भी कि डायरेक्ट प्लान की एनएवी जो यूजुअली रेगुलर से ज़्यादा ही होती है, और रिटर्न बेसिकली अगर आप एसआईपी करते हैं 10,000 रुपए की, तो 15 साल के बाद दोनों की जो फाइनल वैल्यू आपके हाथ में होगी उसमें कम से कम 5.5 लाख तक का डिफरेंस आप ज़रूर महसूस करेंगे। मतलब डायरेक्ट में आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा रेगुलर के मुकाबले, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंस रेशो, प्योर एंड प्योर एक्सपेंस रेशो, लागत की वजह से। अब जानना और समझना ज़रूरी है ये मोहित कि डायरेक्ट और रेगुलर, क्योंकि दोनों ऑप्शन हमारे लिए मौजूद हैं, और अभी तो ऐसा लग रहा है कि शायद डायरेक्ट प्लान्स का पलड़ा भारी है। तो कौन से तरीके का प्लान किन के लिए है, कोई एक स्पेशल क्राइटेरिया है क्या? स्वाति देखिए, ऐसा कोई स्पेशल क्राइटेरिया तो नहीं है। जब रेगुलेटर ने डायरेक्ट का इनोवेशन लाए हैं इंडस्ट्री में तो बहुत सोच समझ कर लाए हैं वो इसको। बट जो फर्स्ट टाइम निवेशक होते हैं जिन्हें बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है मार्केटिंग में, और जिन्हें बहुत ज्यादा हैंड होल्डिंग की जरूरत हो, ऑपरेशनल हैंड होल्डिंग की जरूरत हो, टेक्निकल हैंड होल्डिंग की जरूरत हो, एडवाइजरी हैंड होल्डिंग की जरूरत हो, या जिस भी, तो उन्हें चाहिए कि वो रेगुलर के साथ में जाए अपने लोकल किसी डिस्ट्रीब्यूटर या लोकल किसी बैंक के साथ में। तो वहां पर क्या होता है, आपकी फिजिकल मीटिंग्स होती हैं, आप बैठकर बात कर सकते हैं, समझ कर सकते हैं अपने निवेश को। डायरेक्ट जो है आपको या तो फंड हाउस के साथ सीधे जाकर करना पड़ेगा उनकी वेबसाइट से। तो यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए किस तरह से इसको हैंडल करना है, और अपने पोर्टफोलियो को आप कैसे एक साथ में रखकर देख सकते हैं अलग अलग फंड हाउस से अगर आप निवेश करेंगे। या फिर आजकल जितने न्यू एज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए वो सब अमूमन सारे ही डायरेक्ट प्लान्स दे रहे हैं, और सारे बहुत ही अच्छी तरीके से दे रहे हैं, ऐप के जरिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए। तो वहां से भी आप निवेश कर सकते हैं। और जितने फी ऑनली फाइनेंशियल प्लानर्स या आरआईएस होते हैं, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, वो भी मोस्टली डायरेक्ट प्लान्स में ही निवेश करने की सलाह अपने निवेशकों को देते हैं। तो अगर आप इन 3 माध्यम से निवेश कर रहे हैं, फंड हाउस की साइट, न्यू एज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, या फिर आरआईएस या फी ऑनली प्लानर्स, तो आप डायरेक्ट प्लान के थ्रू जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको हैंड होल्डिंग भी मिल जाती है आरआईएस और फी ऑनली प्लानर्स से। और अगर आप खुद पूरी तरह से सक्षम है तो आप न्यू एज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का सहारा ले सकते हैं और वहां से डीआईवाई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं डायरेक्ट प्लान्स में। और अगर नहीं, आपको लगता है कि नहीं, आपके बस की बात नहीं है, इतना समय, इतना अनुभव आपके पास नहीं है, और आप इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप इसे बहुत ही क्या बोलते हैं, एक आर्म्स लेंथ से हैंडल करना चाहते हैं, आराम से आप किसी और को देकर या किसी और के सहारे पूरी तरह से चलाना चाहते हैं अपने निवेश को, तो आप रेगुलर में चले जा सकते हैं। वहां पर आपके जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं या जो लोकल बैंक्स होते हैं वो मोस्टली सब रेगुलर प्लान ही देते हैं, तो आप उनके साथ में कर सकते हैं निवेश। शो में अब बारी आ गई है दर्शकों के सवाल लेने की, और पहले कॉलर इस वक्त हमारे साथ है सीधे पश्चिम बंगाल से ओम शर्मा। ओम जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु में। आप 50 साल के हैं, जितना हमारे पास आपकी डिटेल्स हैं, और कर रहे हैं रिटायरमेंट प्लानिंग। 10 साल के बाद 1 करोड़ रुपए आप इकट्ठा करना चाहते हैं। बताएंगे निवेश कब से शुरू किया और कहां कहां पर अभी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग हो रखी है? मैम, आई डोंट, ज़्यादा तो फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है, बट सिंस 2017 आई एम डूइंग माई SIP एंड आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड माई पोर्टफोलियो ऑन योर साइट।
considering the Yes. this large cap, mid cap, small cap, and this flexi cap. And I wish ki when I get retired, at least I should have a crore for my own better life and all this. And in that, I just तो wish ओम जी to दो see the portfolio which I have submitted it. In that, do I need to make some Okay. changes or it is okay? ओके मैं मोहित से पूछूंगी जरूर आपके सवाल का जवाब। आप कह रहे हैं 2017 से 18, 19, 20, 21, 22 मतलब लगभग 5 साल आप ये निवेश कर रहे हैं और आपके 8,000 की एसआईपी है और आप चाह रहे हैं इस 8,000 से 1 करोड़ रुपए बन जाए 10 साल में। आपको रियलिस्टिक लगता है ये ओम जी कि आप सही इतनी अमाउंट की एसआईपी काफी कर रहे हैं? ओम शर्मा जी, That is the 8,000 rupees. It is weekly. So if you calculate it, it will go 8 into 4. Takriban near about Okay. 32,000 or something. It's good. It is not that ki 8,000 rupees is monthly. It is weekly 8,000 rupees, even more. I think so. If you will calculate, it comes near about 9,500 rupees as per this broker. ओके तो ओम जी देखिए आपने तो अपने मेल में ये इम्पोर्टेंट जानकारी हमें दी नहीं। हमें लगा कि Yeah, आप it is- 8,000 की मंथली एसआईपी कर रहे हैं। No. Agar if you check it, ma'am, I have written it weekly. I have not written it monthly. ओके I think so. चलिए, That आप might वीकली not have एसआईपी been कर put रहे हैं। up. Yeah, ma'am. Okay. SIP, I'll tell you, ma'am. 8,000 की वीकली एसआईपी है। जी हाँ, जी पूछिए, जल्दी से पूछिए। Ma'am, 8,000 की SIP है. Weekly, approximate 40,000 I am paying monthly. I wish to know the portfolio which I have submitted, which I am following. Is it okay for me or it needs to be changed? ओके जी And which Okay. are the funds is required to तो be मोहित serviced? ये क्लैरिटी ओके बिल्कुल क्लैरिटी मिल गई। 8,000 की एसआईपी नहीं है, यस 40,000 की एसआईपी है इनकी और 1 करोड़ का लक्ष्य 10 साल में। अभी भी आपको लक्ष्य ये अचीवेबल लग रहा है इनका? ओके स्वाति, तो ओम जी पहली बात तो बहुत बहुत मुबारकबाद। आई थिंक आपने 5 साल से शुरू किया है ये सफर। थोड़ा लेट जरूर हो गया आप शुरू करने पर, कोई बात नहीं, बट आपका लक्ष्य आपने निर्धारित कर लिया है, जो बहुत अच्छी और बहुत जरूरी चीज है फाइनेंशियल प्लानिंग के लिहाज से, राइट। आप 40,000 रुपए का मंथली एसआईपी कर रहे हैं, कोशिश करिए कि इसे बढ़ाकर आप 55,000, 53 से 55,000 के बीच में ले जाए, तो आपका लक्ष्य जो है वो 12% रिटर्न को अज्यूम करते हुए काफी आसान हो जाएगा। 40,000 थोड़ा सा शायद कम पड़ जाए, अगर हम रिटर्न के अजम्पशंस को थोड़ा बढ़ा देंगे तो हो भी सकता है, बट मेरा ये मानना है कि लॉन्ग टर्म में आप 12% से ज्यादा का रिटर्न अज्यूम ना करें। तो धीरे धीरे हो सकता है आप अपने एसआईपी को थोड़ा इंक्रीज करिए, तो ये लक्ष्य आसान हो जाएगा। जहां तक बात है स्कीम्स की, आपने कवरेज तो अच्छा किया है सेक्टोरल, आपने लार्ज कैप लिया है, मिड कैप लिया है, स्मॉल कैप लिया है, फ्लेक्सी कैप लिया है और एक फोकस लिया है, बट स्कीम की चॉइसेस जो है वहां पर हम थोड़ा सा बदलाव करने की आपको सलाह देंगे। देखिए जेएम फोकस फंड जो है ओम प्रकाश जी, वो उससे मैं थोड़ा सा ताल्लुकात नहीं रखता, ऐसे मुझे इतना अच्छा नहीं लगता वो फंड। 42 करोड़ का ईएम है उसका, बहुत ही छोटा ईएम है और फंड का परफॉर्मेंस भी कोई खास नहीं रहा है, बहुत ही वोलेटाइल फंड भी है। तो यहाँ मेरी सलाह होगी कि आप एसआईपी को बंद करिए और अपना एग्जिट लोड और टैक्स को एक बार देखकर इस स्कीम से आप बाहर आ सकते हैं। दूसरे जो स्कीम है कोटक फ्लेक्सी कैप और एलएनटी मिड कैप, ये भी थोड़े स्लो मूवर्स रहे हैं ऑफ लेट। कोटक फ्लेक्सी कैप का जो ईएम है वो ऑलमोस्ट कुछ 37,000 करोड़ के आसपास का है, ये इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फ्लेक्सी कैप फंड है। तो इसकी चाल जो है फंड की वो थोड़ी धीमी हो गई है। फंड बहुत अच्छा है, बहुत पुराना है, हर्षा उपाध्याय बहुत अच्छे फंड मैनेजर हैं। तो यहाँ पर ये दोनों स्कीम्स में मैं कहूंगा कि आप अपने निवेश को बनाए रखें, बट अपनी एसआईपी की जो रकम है आप इन तीनों स्कीम से आप चेंज कर आप अपने पोर्टफोलियो में एक इंडेक्स फंड को शामिल करिए, और अगर सही लगता है तो आप एक लार्ज एंड मिड कैप फंड को भी शामिल करिए अपने पोर्टफोलियो में, राइट। तो इंडेक्स फंड में आप प्रू आईसीआईसीआई निफ्टी इंडेक्स फंड ले सकते हैं, लार्ज एंड मिड कैप में आप टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड ले सकते हैं, आप मेरा इमर्जिंग ब्लू चिप भी ले सकते हैं बेसिकली, बट वहां पर आपका रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा निवेश का। तो आप ये दो स्कीम शामिल करिए और थोड़ा एसआईपी का रकम बढ़ाइए। आई थिंक यही मेरी सलाह रहेगी। ओके तो ओम शर्मा जी आप हमें सुन रहे होंगे, 40,000 की एसआईपी अभी भी काफी नहीं है, थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। मेरे ख्याल से 3-4 हजार से शायद मोहित इनको वेरी नटशल में आपसे पूछ रही हूँ, 3-4 हजार से इनको एसआईपी बढ़ानी पड़ेगी एक्सपेक्टेड 12% के हिसाब से, तब 10 साल में 1 करोड़ इनके बन पाएंगे।
जी मेरे हिसाब से 53,000 जाना पड़ेगा इन्हें स्वाति, 53 से 55,000 के बीच में 10 साल में 1 करोड़ करने के लिए। तो धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हैं, हर साल अगर 10-10% 55,000 की एसआईपी, बिल्कुल ओम जी 55,000 की एसआईपी, लगभग 10 से 12% की आपको स्टेप अप एसआईपी करनी पड़ेगी, तब आप आराम से अपने इस गोल की तरफ बढ़ पाएंगे। बहुत शुभकामनाएं आपको। अगले कॉलर से बात करते हैं, प्रवीण शर्मा हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं गाजियाबाद से क्या सवाल है उनका। प्रवीण जी बहुत स्वागत करते हैं शो में। आप रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए निवेश करें, आई एज्यूम 8 साल में आपको भी 1 करोड़ रुपए चाहिए, और निवेश कब से कर रहे हैं आप? आपके पास है हमारे फंड्स की डिटेल्स? ओके, गुड इवनिंग। आपके फंड्स की डिटेल हमारे पास है। यस, ओके जी जी बोलिए बोलिए। ओके, सो मेरे पास लाइक 6 SIPs हैं। पूछते रहिए सवाल, सुन पा रहे हैं हम आपको। ओके, सो मेरे पास 6 SIP हैं 5,000 ईच की। डिटेल्स मैंने आपको भेज दी हैं, और मुझे कॉर्पस चाहिए करीब 1 करोड़ का, और मेरे पास अभी रिटायरमेंट के लिए 8 साल बाकी है। तो मैं एक्चुअली अपने पिछले कॉलर से भी पूछ रही थी आपकी, आप ये 30,000 की एसआईपी और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 8 साल में 1 करोड़ अगर आपको हासिल करने हैं तो उसके लिए ज्यादा एसआईपी करनी पड़ेगी। कितना बढ़ा सकते हैं? मैं कम से कम 20,000 बढ़ा सकता हूँ। मतलब टोटल 50,000 की एसआईपी आप कर पाएंगे? हाँ, मैं कर सकता हूँ, 50,000 की एसआईपी कर सकता हूँ। ओके, ठीक है। बताइए मोहित, 50,000 की एसआईपी कर सकते हैं, थैंकफुली ये अपने स्टेप अप को तैयार है, तो अब बताइए कैसा प्लान लग रहा है इनका? जी स्वाति, एक पहले मैं एक छोटा सा करेक्शन करना चाहूंगा। ओम प्रकाश जी को शायद मैंने 55 बोल दिया, वो 45 का ही अमाउंट था, तो वो एक मैं करेक्शन कर देता हूँ यहाँ पर। बाकी ठीक है। प्रवीण जी, आपके लिहाज से जो कंप्यूटेशन हमने करी है उसमें कुछ 62,000 रुपए का आपका मंथली एसआईपी आता है, जो आपको करना पड़ेगा अगर 8 साल में आपको 1 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया है आपने तो। बट अब इसमें देखिए, जैसे जैसे आप रिटायरमेंट की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको अपना पोर्टफोलियो भी थोड़ा सा और कंजर्वेटिव करना पड़ेगा। आप पूरे पोर्टफोलियो को रिस्क पे, यानी पूरे पोर्टफोलियो को इक्विटी में नहीं निवेश कर सकते। तो कोशिश करिए कि जितना ज्यादा आप एसआईपी बढ़ा सकते हैं अभी, चाहे आपको थोड़ी अपने लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस कम करने पड़े या दूसरे जो कम जरूरी खर्चे उन्हें कम करना पड़े, तो आप करिए उसे, और कोशिश करके अगले 5 साल आप एसआईपी की रकम को अच्छी तरह से बढ़ाइए, और फिर उसे आप जैसे जैसे रिटायरमेंट की तरफ बढ़ेंगे कंजर्वेटिव करिए थोड़ा सा। रकम मैंने जैसा आपको बोला 62,000 रुपए आती है, करीब 12% का अगर हम असम्पशन ले तो। बट आप इसको जितना खींच सकते हैं उतना करिए, अगर आप इससे ऊपर जा सकते हैं तो वो और अच्छा रहेगा, इसके जितना करीब जाएंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका पोर्टफोलियो जो हमने देखा है प्रवीण जी, पोर्टफोलियो काफी अच्छा है आपका। इसमें कहीं पर भी कोई ऐसा ऐसा स्कीम नहीं है जहां पर हमें कुछ संशय हो या कोई डाउट आता हो। स्कीम्स आपने काफी अच्छी सेलेक्ट करी है, अच्छे से डाइवर्सिफाई भी किया है पोर्टफोलियो को। एक ही मेरी राय रहेगी कि आपके पास में 2 फंड है, एक टाटा डिजिटल इंडिया फंड और एक आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड, जो कि थोड़े सेक्टोरल या थीमेटिक ऑप्शंस हैं। तो अमूमन सेक्टोरल फंड्स का एक साइकिल आता है जब वो बहुत अच्छा करते हैं और काफी लंबे टाइम तक फिर वो इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं दे पाते, तो उनमें टाइमिंग बहुत क्रिटिकल हो जाती है। मेरा ऐसा मानना है कि आप सेक्टोरल को कम रखिए अपने पोर्टफोलियो में और उसकी जगह कोई अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड शामिल करिए। तो यहाँ पर आप चाहें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड के एलोकेशन को आप रोक सकते हैं, और उसकी जगह आप एक निफ्टी इंडेक्स फंड में अपना एलोकेशन बढ़ा सकते हैं, या फिर एक लार्ज एंड मिड कैप फंड में, जैसा हमने पहले भी बोला, टाटा लार्ज एंड मिड कैप हो गया, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड हो गया, इनके अंदर आप निवेश कर सकते हैं। तो ये आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा सा मिड कैप एलोकेशन बढ़ा देगा, और आपका लार्ज कैप एलोकेशन भी बढ़ जाएगा, जो कि जिसकी की आपको जरूरत है। तो आप ये छोटे से चेंजेस करिए। सेक्टोरल फंड से जितना हो सकता है निवेशकों को बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप पूरी तरह से मार्केट की समझ नहीं रख रहे हैं, पूरी तरह से उसे ट्रैक नहीं कर रहे हैं, तो सेक्टोरल फंड्स कम रख के फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप, ये 3 ऑप्शंस आप अपने पोर्टफोलियो में बढ़ाइए। बाकी आई थिंक आपका पोर्टफोलियो स्कीम के लिहाज से काफी अच्छा है। ओके, तो प्रवीण जी का भी ऐसा ही सवाल, उनको 1 करोड़ रुपए रकम चाहिए 8 साल के बाद। ओम शर्मा जी को चाहिए थी 10 साल के बाद 1 करोड़ की रकम। तो ओम शर्मा जी, आपको एक बार फिर से क्लैरिटी दे दें, आपको अराउंड 43,500 से 44,000 तक का निवेश अभी करना पड़ेगा मासिक 1 करोड़ रुपए हासिल करने के लिए। 12% अज्यूम करें। और प्रवीण जी, आपको भी अपनी एसआईपी की रकम बढ़ानी पड़ेगी, लगभग 62-63 हज़ार रुपए आपको महीना
रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो होराइजन है 8 साल का वो कम है 1 करोड़ हासिल करने के लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी कह रहे हैं 50,000 आप कर सकते हैं, तो 12,000 रुपए अब आपको स्टेप अप SIP के जरिए बढ़ाना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद करेंगे मोहित आपका, आप हमारे साथ मनी गुरु में शामिल हुए। आज के शो में बस इतना ही, और जाते जाते आपको बताएं आप भी अपने निवेश से जुड़ा सवाल पूछ सकते हैं हमसे। व्हाट्सएप नंबर है हमारा जिस पे आप हमें अपना सवाल भेजें। उसके अलावा आप हमें ट्विटर हैंडल और जी बिजनेस के जो फेसबुक पेज है उस पर भी सवाल भेज सकते हैं, और email ID है हमारा moneyguru@zmedia.slgroup.com। दीजिए इजाजत, नमस्कार।